हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए देखना। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस हैं, जितने भी सिलेबस में आपके यूनिट दिए गए हैं, उस सारे यूनिट से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओवरऑल सारे टॉपिक से 2000 क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, 100% आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमें हर स्टेट से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। अगर आप ईमानदारी से इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर आप जरूर कर देना, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपने टॉप 50 में आउट ऑफ 50 कितना स्कोर आपने गेन किया। पहला क्वेश्चन है, अधिगम में पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? अधिगम को घटाना, अधिगम को बढ़ाना, अधिगम को स्थिर करना, या ऑप्शन डी है अधिगम को बदलना। पुल बनना मतलब होता है रिफोर्समेंट। रिफोर्समेंट के बारे में बात कौन करते हैं? तो स्किनर। कितने तरह के रिफोर्समेंट होते हैं? दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्किनर ने किस पे अपना प्रयोग किया था? याद रखिएगा, चूहे और कबूतर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अधिगम को बढ़ाना। जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए, सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काफ़ी आसान और काफ़ी बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आत्म का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। प्रेजेंट में आत्म का अध्ययन, जब आपका मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम आत्म का अध्ययन माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट में मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? आपसे पूछा जा रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड ने, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, या ऑप्शन डी है एल्बर्ट बंडूरा। तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिए थे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चारों आपको मैंने बता दी कौन कौन सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे आपका राइट आंसर होगा। जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर 4 स्टेज बताया था। पहला था आपका सेंसरी मोटर, सेकेंड था प्री ऑपरेशनल, थर्ड था आपका कॉन्क्रीट, और चौथा आपका फॉर्मल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। स्व अवधारणा का संबंध किससे है? सेल्फ कंसेप्ट की बात की जा रही है, तो आपको बताना है कि सेल्फ कंसेप्ट का रिलेशन किससे है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सेल्फ कंसेप्ट, जो व्यक्ति के स्वयं के प्रति धारणा ही सेल्फ कंसेप्ट कहलाती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विकासों के चरणों पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, ऑप्शन को भी काफी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारे ऑप्शन काफी क्लोज है आंसर से। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तित्व सिद्धांत। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत, और ऑप्शन डी में यहाँ पर लिख देता हूँ सामाजिक विकास, सामाजिक विकास सिद्धांत। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
अधिगम असमर्थता लर्निंग डिजेबिलिटी क्या है? आपने लर्निंग डिजेबिलिटी आपने सीटेट में, आपने बीएड में पढ़ा होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। लर्निंग डिजेबिलिटी होता क्या है? तो याद रखिएगा, किसी विशेष अधिगम क्षेत्र में कठिनाई, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को मैथ के जो वर्ड होते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। जो अगर बच्चे पढ़ने में दिक्कत होता है उसे क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि उसे कौन-सा डिसऑर्डर कहा जाता है जिससे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। लिखने की दिक्कत को डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। जिस बच्चे को मैथ में वर्ड को पहचानने में दिक्कत हो उसे डिस्कोरिया कहते हैं। पढ़ने को दिक्कत को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया, जिन बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इमोशन का सबसे सही अर्थ क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। किसी भी स्थिति में आपका जो रिएक्शन होता है वही आपका इमोशन होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेल्फ मोटिवेशन का मुख्य स्रोत क्या है? आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो खुद को मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन वीडियो सुनते हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी का, विवेक बिंद्रा हो गए, बहुत सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, उनकी बात सुनते हैं। आजकल काफ़ी बच्चे रील्स देखकर मोटिवेट होते हैं, उसमें बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है सेल्फ मोटिवेशन, मतलब खुद से मोटिवेट कैसे हो सकते हो, उसका मुख्य स्रोत क्या है, आपको ये बताना है। तो एक्सटर्नल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि संदीप माहेश्वरी से आप सुनते हो। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंटरनल मोटिवेशन, जिसे आप आंतरिक प्रेरणा कहते हो, जो कि आपके लॉन्ग टर्म तक बोला जाता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसे टेम्पोररी, उसे शॉर्ट टर्म के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन बोला जाता है। अगर आपसे पूछ ले कभी एग्जाम में लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कौन होता है, तो याद रखिएगा इंटरनल मोटिवेशन, जो इंसान खुद से मोटिवेट होता है वो काफ़ी लंबा तक मोटिवेट रहता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवहार में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति का, समूह का, संगठन का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉग्निटिव डिसोनेंस किस स्थिति को दर्शाता है? कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कॉग्निटिव डिसोनेंस किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अगर आपने परसों का वीडियो देखा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कॉग्निटिव डिसोनेंस किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। चलिए चलते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कॉग्निटिव डिसोनेंस किस स्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब व्यक्ति के विचार और व्यवहार दोनों मेल ना खाता हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अनुकरण क्या है? इमिटेशन। इमिटेशन की बात कौन करता है? तो एल्बर्ट बंडूरा करते हैं, जो कि उनका जो थ्योरी है वो मॉडलिंग पे बेस है, जिसे सामाजिक अधिगम के द्वारा एक बेबी डॉल पे बच्चों को दिखाकर उनसे इमिटेशन करना सिखाते हैं। तो आपको बताना है कि अनुकरण क्या है। तो याद रखिएगा, अनुकरण किसी का नकल करना, जैसे कि कोई एक्टर हो गया, अगर कोई एक्टर कुछ डायलॉग मारता है तो आप उसका नकल करते हो। कोई अगर प्यार का इज़हार करता है तो उसको आप नकल करते हो, उससे होता है इमिटेशन करना, जो कि आपके लॉन्ग टर्म, आपकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप इमिटेशन करते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ नकल करते रहते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है? तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है, ठीक है। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया? टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी एरिक्सन ने दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। जॉन वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। कॉल जोंग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कॉल जोंग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो, जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो पाए कि आप कितने आपने तैयारी अभी तक कर ली है। ऑलरेडी अगर मैंने सारे हर एक थ्योरी पे ऑलरेडी मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुकूलन जिसे सोशल एडेप्टेशन क्या है, आपको ये बताना है।
तो याद रखिएगा, सामाजिक अनुकूलन सामाजिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना ही सोशल एडेप्टेशन कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, बच्चों के मानसिक विकास के लिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, वयस्क मानस को या वृद्धों को मानसिक, लेकिन नहीं, बाल मनोविज्ञान आपको नाम से पता चल रहा है, बाल मतलब बच्चों के लिए बारे में बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवर्तन का मनोविज्ञान में क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी में हमेशा परिवर्तन होते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान में चेंजिंग का मतलब है नयापन, अनुकूलन और विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेल्फ कंट्रोल का क्या महत्व है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए सेल्फ कंट्रोल का क्या महत्व है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। क्वेश्चन टाइप करने होते हैं और आप लोगों को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले। ये हमारी पूरी प्रयास है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। और याद रखिएगा, जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। सेल्फ कंट्रोल का महत्व होता है अपनी भावनाओं और इच्छाओं को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। समय को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप चाहते हो अगर टाइम को रोक पाना तो आप टाइम को रोक नहीं सकते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉग्निटिव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और बताओ कॉग्निटिव शब्द का अर्थ क्या होता है। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब जो आपके दिमाग को यूज करना पड़े, मतलब आपके मानसिक विकास से रिलेट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोचने की प्रक्रिया, जिसमें आप थिंकिंग करो, कुछ नयापन करो। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने सीटेड बीएड में पढ़ाई होगा सेंसेशन के बारे में। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है आपको ये बताना है। तो आपको जो 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा ये स्टार्ट होती हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और डी के लालच में मत पड़िएगा कि जहाँ भी उपरोक्त में से सभी दिखे आंख बंद करके टिक आउट मत कर देना, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में डुबा जाता है। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है मानसिक कैपेसिटी का उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट में कभी भी आपका फिजिकल कैपेसिटी का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्ञान के विकास पर, सोचने की प्रक्रिया पर, व्यवहार में परिवर्तन पर या संज्ञानात्मक विकास पर? तो याद रखिएगा, लर्निंग थ्योरी आपके व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य पहलू किसे आप मानते हो? तो याद रखिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य पहलू होता है दूसरे की इमोशन को समझना और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिगम के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बताना है कि लर्निंग का मुख्य प्रकार कौन से हैं। ऑलरेडी हमने लर्निंग पे टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सारे टॉपिक से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जाकर आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपने नोट्स लिया हुआ है तो उससे आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो याद रखिएगा, जो आपका लर्निंग होता है वो दो तरह का होता है, एक्टिव और पैसिव, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गलती से ए टिक आउट मत करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका लर्निंग नहीं होता है। अधिगम आपका एक्टिव होता है, नहीं तो पैसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, साइकोलॉजिकल रिसर्च में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। कम्युनिकेशन स्किल में क्या शामिल होता है?
मौखिक, लिखित, शारीरिक भाषा, उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कम्युनिकेशन स्किल में आपका बोलना, आपका लिखना, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, फिजिकल कैसे आप बात कर रहे हो, सब कुछ उसमें कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सक्रिय अधिगम जिसे आप एक्टिव लर्निंग में किसका उपयोग होता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, समूह चर्चा, व्याख्यान, या ऑप्शन डी है मौन अध्ययन। तो एक्टिव लर्निंग में व्यक्तिगत अध्ययन होता है, ठीक है नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा समूह चर्चा। याद रखिएगा, समूह चर्चा आपका राइट आंसर होगा एक्टिव लर्निंग में। पैसिव लर्निंग में क्या होगा, तो व्याख्यान आ जाएगा, जिसे आप या फिर मौन अध्ययन, इस दोनों आपके पैसिव लर्निंग के अंतर्गत आते हैं, उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26, इंटेलिजेंस का मापन किसके माध्यम से किया जाता है। ये भी सवाल हमने पहले के वीडियो में प्रैक्टिस में आपको शामिल कराया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, जब भी आपके बुद्धि से मापन किया जा रहा हो तो उसको आईक्यू परीक्षण द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आप मुझे बता सकते हो पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किसके द्वारा पर्सनालिटी का मापन करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में स्टेट में सवाल पूछा गया था। ग्रुप साइकोलॉजी समूह मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत व्यवहार, समूह व्यवहार, दोनों का, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। याद रखिएगा, ग्रुप साइकोलॉजी समूह व्यवहार का अध्ययन करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग डिसेबिलिटी किससे संबंधित है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जस्ट मैंने आपको बताया भी था, लर्निंग डिसेबिलिटी विशेष अधिगम कठिनाई से संबंधित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निटिव सिद्धांत किस पर केंद्रित है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला कदम क्या होता है। इस क्वेश्चन को तो रट्टा आप मार लेना, इस साल कई बार घुमा फिरा कर पूछता ही रहता है आपके एग्जाम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला कदम होता है समस्या की पहचान करना, कि समस्या किस तरह का है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पर्सनालिटी में आपका इंटरनल और एंड एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं पर्सनालिटी के अंदर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आपके यूट्यूब के क्लासेस होते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाते हैं, साथ में जो भी पीडीएफ होता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रेरणा का अर्थ क्या होता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, स्व प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन का आता है, जिसको हिंदी में आंतरिक प्रेरणा के नाम से जानते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, इमोशनल डेवलपमेंट का अर्थ होता है भावनाओं को तीव्रता में वृद्धि, भावनाओं की समझ और भावनाओं को प्रबंधन। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोशल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य किसे आप मानते हो। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए सोशल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनोवैज्ञानिक तनाव जिसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किससे उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। बाहरी दबाव से, आंतरिक संघर्ष से, उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। अधिगम प्रक्रिया का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रेरणा, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है स्मरण, और चौथा आपका ऑप्शन है अभ्यास। तो लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज माना गया है आपका अभ्यास का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन,
आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर होगा। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जो बच्चे थ्योरी पढ़ने में या फिर से लाइन टू लाइन पढ़ने में टाइम अपना वेस्ट करेंगे, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जिनका पेपर काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बेटर होगा। क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? मतलब जो इमिटेशन है, किस तरह का अधिगम है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इमिटेशन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली क्यों है? क्योंकि आप किसी को देखकर नकल करते हो। जब आप खुद से कुछ क्रिएट करते हो वो होता है डायरेक्ट। जब आप किसी का अनुकरण करते हो, किसी का डबिंग करते हो, किसी का नकल करते हो, वो होता है इनडायरेक्ट। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मनोवैज्ञानिक परामर्श जिसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मानसिक प्रक्रियाओं की समझ। ग्रुप इन्फ्लुएंस का परिणाम क्या हो सकता है? तो आपने सुना होगा इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपने बातों में इन्फ्लुएंस कर लेना। तो इसका मतलब होता है व्यक्तित्व में बदलाव, व्यवहार में बदलाव और डिसीजन लेने में बदलाव। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहना और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यवहारिक समस्याएं का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी आंसर डी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमोशनल एडजस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था इमोशनल एडजस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ग्रुप वर्क का क्या लाभ है? जब आप एक साथ ग्रुप वर्क करते हो उससे क्या लाभ होता है? तो वैसे करने से सामाजिक कौशल का विकास होता है, समूह में सामंजस्य होता है और काफ़ी बेहतरीन डिसीजन निकल के आते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आपका किशोर अवस्था होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसके लिए उपयोगी है? बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, वयस्क के लिए या सभी के लिए? तो याद रखिएगा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग किस पर आधारित है? याद रखिएगा थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपके व्यवहार पे आधारित है। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपके व्यवहार पे डिपेंड है, इसलिए व्यवहार के जनक आपके वाटसन और स्किनर को माना जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या महत्वपूर्ण है? तो ग्रुप डिस्कशन में विचारों को आदान प्रदान, डिसीजन लेना, नेतृत्व कौशल, ये सभी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस पर आधारित होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपके अनुभव पे, आपके कॉग्निटिव पे, आपके हेरिडिटी पे, सब पे आधारित होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य घटक आप किसे मानते हो? तो पहला ऑप्शन है आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, ऑप्शन सी है सामाजिक जागरूकता या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 50 के अधिगम सिद्धांत में प्रेरणा का महत्व क्या है? अधिगम की शुरुआत में, अधिगम का अंत, अधिगम की गति या ऑप्शन डी है अधिगम का परिणाम। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब अधिगम का मोटिवेशन का इम्पोर्टेंट आपके स्टार्टिंग में है। अगर स्टार्ट अच्छा हुआ तो एंड भी अच्छी होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिगम की शुरुआत।
तो ये रहा आज का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो आप मुझे आज का पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं डेली आपको पीडीएफ शेयर किए जाएंगे। तो आज का व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिया हुआ है तो आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको जो भी सिलेबस में जितने भी आपके यूनिट दिए गए हैं सारे यूनिट से 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और आपका ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप अटेम्प्ट करके आप बेटर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका मेरा दावा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, सिर्फ 300 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके वॉचिंग कीप शेयरिंग।